वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज जो हम बात करने वाले हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। ये जो वीडियो है मैं इसे कोशिश करूंगा कि हम जो है दो पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट करें। फर्स्ट पार्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपको कॉमन बेसिक जो हिस्ट्री है या आपकी दूसरी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएंगी ज़्यादा बेटर। तो यहाँ पे आपने कुछ ब्रांड देख रहे होंगे या आपने सुना भी होगा। सहेली आपने आई थिंक सुना होगा। इसके साथ साथ जो है आपने अनवांटेड ये 21 डेज है। आपने जनरली सुना होगा अनवांटेड 72, जिसमें आपको 72 आवर्स के अंदर जो है वो पिल लेनी होती है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद माला डी या माला एन के बारे में आपने सुना होगा और उसके बाद आपने आई पिल के बारे में जो है वो सुना होगा। तो ये सारे आपके जो ब्रांड्स हैं मेनली ये मार्केट में है। कुछ इसमें से आप देखेंगे गवर्नमेंट सप्लाईज हैं जो फ्री मिलती हैं। चाहे आप देखेंगे ये आशा वर्कर्स होती हैं या आपके हॉस्पिटल्स हैं जो कैंप्स लगते हैं उसमें फ्री दिया जाता है। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है। 1951 में जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो इंडिया में लॉन्च किया गया था। इसके बाद आपने थोड़ा बहुत सुना होगा इमरजेंसी के टाइम पर जो नसबंदी वगैरह का आपका प्रोग्राम जैसे भी था वो सब आपका इसी के अंडर आपका कुछ रहा था। तो ये 1951 में आपकी स्टार्ट हो गई थी और जो फर्स्ट ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है वो 1960 में जो है आपकी मार्केट हुई थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में दिक्कत क्या थी इन कंट्रासेप्टिव पिल्स के साथ। इनकी डोज बहुत ज़्यादा थी, इनके एडवर्स इफेक्ट आते थे और कई जगह पर ये जो है स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर जो है ये एक मेन कोज रहता था इनका जब इनकी डोज स्टार्टिंग में बहुत हाई थी। लेकिन अब प्रॉपर डोज में आ चुके हैं तो यानी बहुत टाइम से ही है। तो इसी जो टाइम पीरियड है इंडिया की पॉपुलेशन का वो इसी दौरान जो है वो काफ़ी बड़ा था 1960 यानी कुछ फ्रीडम के थोड़े टाइम बाद। लेकिन जैसे ही आप 1970 75 के बाद देखेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन जस्ट सर्ज होना जो है स्टार्ट हो गई थी। ये फर्स्ट जो आपकी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल आई थी ये कंबाइंड पिल थी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कंबाइंड क्या होता है, तो ये आपको आने वाली स्लाइड्स में क्लासिफिकेशन में आपको समझ में आ जाएगा। ओरल कंट्रासेप्टिव की बात करें तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसको इंटरफेयर नहीं करती है। कुछ लोग जनरली टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए या कुछ और चीज़ ब्लड फ्लो को एक पर्टिकुलर एरिया में बढ़ाने के लिए मेडिसिन लेते हैं, तो उस चीज़ में इसका कोई रोल नहीं है। ना कोई ये आपका इंटरफेयर कर रही है कि जो है आपको दिक्कत हो कुछ और, तो वैसा कुछ भी नहीं है। और ना ही ये आपका प्रिवेंट करती है HIV को और आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को। तो ये जो है मेन पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कवर रहना चाहिए जिसमें आपको एटलीस्ट पता हो। तो ये सब इससे रिलेटेड नहीं है कुछ भी ऐसा या सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरफेयर या फिर HIV और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में STD कहते हैं उसको कोई इफेक्ट नहीं करती है। अब ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है क्या? ये आपका हार्मोनल और नॉन हार्मोनल ये दो रहते हैं जिसमें हम जो यूज़ करते हैं स्पेशली पिल्स। यहाँ पे ओरल की बात कर रहे हैं। वैसे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, IV आता है, SC आता है, पैचेस आते हैं, वेजाइनल रिंग्स आती हैं, तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ओरल की क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपका ज़रूरी और सबसे ईजीएस्ट वे है प्रिवेंट करने का। तो ये हार्मोनल और नॉन हार्मोनल इसमें रहता है। और ये कंट्रासेप्शन मेथड में क्या होता है, जो वुमन है ये कपल है उसको ऑप्शन देती है डिले करने का, स्पेसिंग का या लिमिटिंग बर्थ का। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है जो कपल्स को नहीं चाहिए। जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं और वो सिंपल सी बात है ओरल है तो हम माउथ से लेते हैं। तो एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल या तो वो हार्मोनल बेस होगी या वो नॉन हार्मोनल बेस होगी। तो ये आपका जो है वो रहता है। मेनली आप देखें तो दोनों की मार्केटिंग वैल्यू बराबर है या मैं कहूँ ठीक है कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही यूज़ होती है। हार्मोनल में आप देखें तो इसका क्लासिफिकेशन करें तो कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, इसमें हम दो हार्मोन्स का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। इसमें भी आगे आपका मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक यूज़ हो जाता है। तो ये आपका रहता है। तो सबसे पहले आपका कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। उसके बाद कंबाइंड में यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ एस्ट्रोजन और जो आपका प्रोजेस्टेरोन है उसके सिंथेटिक एनालॉग जो है हम यूज़ करते हैं। मोनोफेजिक में ये दोनों इक्वल यूज़ होते हैं, एक ही फेज में यूज़ होती है टैबलेट।
बायफेजिक में फर्स्ट फेज में आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहते हैं, सेकंड फेज में आपका प्रोजेस्टेरोन जो है उसका यूज या उसकी डोज बढ़ती है, और थर्ड में भी आपका ऐसे ही डोज बढ़ती जाती है प्रोजेस्टेरोन की। एस्ट्रोजन जो है फर्स्ट फेज में आपका सिमिलर रहता है, तो मोनोफेजिक, बायफेजिक, ट्राइफेजिक ये आपका सब रहता है। सेकेंड हार्मोनल में देखें तो ओनली प्रोजेस्टेरोन, सिंथेटिक एनालॉग जो है वो रहते हैं, इसमें एस्ट्रोजन से रिलेटेड आपको कोई भी एनालॉग नहीं रहता है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो फीमेल्स है उसमें आपका जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो आपका एक पिट्यूटरी का यूज जो है रहता है, जो कि आपका रिलीज करती है एफएसएच एलएच, और ये एफएसएच एलएच फिर ओवरी पे या जो आपका वेजाइना है वहां काम करते हैं और रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये आपकी चीजें आगे एक फ्लो डायग्राम में आपको अच्छे से समझने को मिलेगा। थर्ड आता है आपका लिवोनोगेस्ट्रोल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो ये आपका एक रहता है, और एक आपका नॉन हार्मोनल और मिलोफ्लेक्सिन, जिसे आप सेंटप्रोमन के नाम से जानते हैं, तो ये सारी आपकी रहती है। तो ये सारी कुछ मिला के जो है आपका क्लासिफिकेशन रहता है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की बात करते हैं, जो आपकी सबसे पहले आई थी। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम COC कहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको लिखा है, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से आपका असली जो लेक्चर है वो स्टार्ट होता है। इससे पहले आप जर्नल पढ़ रहे थे। COC आपका कंटेन करती है लो डोज ऑफ टू सिंथेटिक हार्मोन्स, जो कि आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के एनालॉग्स हैं नेचुरल हार्मोन्स के, तो हम उसका यूज करते हैं। दो हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका सिंथेटिक फॉर्म, जैसे एस्ट्रोजन के लिए आप देखेंगे इथेनाइल एस्ट्राडियोल, मेगास्ट्राडियोल और भी हैं, लेकिन नॉर्मली आप यही देखेंगे। और प्रोजेस्टेरोन में आप देखेंगे लिवोनोगेस्ट्रोल, जो आपकी सिंथेटिक इसका आपका हार्मोन है। तो मैं आपको यहाँ पर लेके जाना चाहूंगा, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अनवांटेड 72 में लिवोनोगेस्ट्रोल और आपका इथेनाइल एस्ट्राडियोल, तो ये दोनों ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 21 डेज लिखा है, लेकिन इसके साथ साथ जो है 7 डेज के लिए आपकी जो आयरन टैबलेट्स हैं वो भी रहती है कई फॉर्मुलेशंस में। तो इन दोनों का अब ये कॉम्बिनेशन है इथेनाइल एस्ट्राडियोल और लिवोनोगेस्ट्रोल का। तो ये अब दोनों है, आपको समझ में आएगा मैकेनिज्म, आपका मोड ऑफ एक्शन से सेफ और इफेक्टिव है। इनका जो यूज है वो हम कंट्रासेप्टिव बेनिफिट्स के लिए तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवरियन कैंसर, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जिसे हम PCOD डिजीज कह देते हैं, एंडोमेट्रोसिस और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें भी यूज रहता है। लेकिन आप इसका साइड इफेक्ट देखेंगे इन ड्रग्स का, तो जनरली ब्रेस्ट कैंसर को जो है एनहांस करते हैं। और जहाँ तक मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो एटलीस्ट हमें ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने चाहिए, वो ज़्यादा आपकी प्रिवेंटिव है, जिसमें आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है क्रिएट ना हो। क्योंकि कोई भी आप हार्मोनल या नॉन हार्मोनल पिल ले लें, उसका एडवर्स इफेक्ट जो है ज़रूर रहेगा। हाँ, ये नेसेसरी है कि हम इसे कैंसर में यूज़ कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसके साथ साथ इन सब में जो है ये आपकी जो आपकी कंबाइंड कंट्रासेप्टिव पिल्स है, जिसमें हम लो डोज यूज कर रहे हैं इथेनाइल एस्ट्राडियोल और लिवोनोगेस्ट्रोल की, तो वो यूजफुल है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? सबसे पहले एक जनरल एक्शन देख लेते हैं कि ओवरी जो है आपका यहाँ से जो है आपका ओव्यूल निकलता है। तो पहला एक्शन तो यही है इसका कि ओव्यूलेशन को रोकती है। दूसरा, अगर ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसको यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब, या जिसे आप जंक्शन कहते हैं एम्प्यूला और इस्थमस का, वहाँ पर उसको प्रिवेंट करती है कि उसका जो आपका एग का फ्लो है या एग की जो मोबिलिटी है उसको रोकती है। इसके साथ साथ यहाँ से जो स्पर्म आता है उसको प्रिवेंट करती है ये। और क्या करता है कि यहाँ पर जो आपका इम्प्लांटेशन होती है, अगर आपका स्पर्म और जो ओवम है वो मिल भी जाते हैं, तो उनका जो इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट बनने के बाद, जो उसको जो है वो रोकता है। तो यहाँ पर ये आपके 3-4 ऐसे एक्शन है जहाँ पर ये आपकी हर एक जो आपकी पिल है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, वो काम करती है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इन तीनों पिल्स में से देखें, ये जो आपकी जितने भी हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा एफिकेसी आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की है। तो ये 3-4 एक्शन जर्नल से मैंने आपको ये फीमेल डायग्राम बना के जो है कोशिश की है। आपका स्पर्म का एक्शन रोका जा रहा है, और अगर स्पर्म अंदर आ भी रहा है और ओव्यूल आपका जो आपका ओवम है उसके साथ आपका मिला के
फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके इम्प्लांटेशन को रोकती है। और आपका सबसे पहला काम जो होता है कि आपका ओवरी से जो एग निकलता है उसको रोकती है, उसका जो आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट है जहां पर आपका एग और ओवम मिलते हैं वहां तक आपको रोकती है, जो आपका ओवम है उसको रोकता है। और ये जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि स्पर्म वगैरह है जो आ ना पाए। अब ये तो आपका जर्नल एक्शन हो गया। अब जो नॉर्मली फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको देखें तो ये नॉर्मल फिनोमिना होता है। आपका हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, उसके बाद आपका एफएसएच और एलएच। एफएसएच इज फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो एफएसएच का काम क्या होता है, आपका फॉलिक्यूल्स को बनाना है यूट्रस में, ताकि जो आपका प्लांटेशन होने के बाद जाइगोट वगैरह है जो भी आपका बनता है फर्टाइल होने के बाद वो आपका यहाँ पर आकर चिपक जाता है एक टाइम के बाद। तो वो चीज जो है उसके लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है। और वहीं एलएच जो है आपका ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। तो ये जो आपके हार्मोन है ये नॉर्मल अगर आपके इस तरह से चल रहे हैं तो आपका सब चीजें नॉर्मल रहती हैं। ओवरी में आप देखेंगे आपका जो है एफएसएच एलएच जो आपका रिलीज हो रहा है उस पे जो है आपका ओवरी जो रिलीज करती है आपका एस्ट्रोजन और जो आपका प्रोजेस्टेरोन है उसे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपका ये रहता है। तो ये जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, अब इसी की जो डोज है ये हम दे रहे हैं। तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहले ही ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हमने सिंथेटिक दिया है ये क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे एफएसएच और एलएच का रिलीज जो है वो कम हो जाता है। और वहीं प्रोजेस्टेरोन जो है नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और आपका हाइपोथैलेमस को। तो हम मेनली जो कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में जो ये डोज प्रेजेंट है, लो डोज जो प्रेजेंट है इन दोनों की, ये नेगेटिव फीडबैक दे रही है एंटीरियर पिट्यूटरी को और आपके हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से जो हार्मोनल जो अल्ट्रेशन है होता है और आपका फॉलिकुलर जो फॉर्मेशन है या जो ओव्यूलेशन है वो आपका नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी काम करती हैं। डिटेल में आपको यहाँ पर मिलेगा। एस्ट्रोजन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एफएसएच वाया नेगेटिव फीडबैक ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। जो आपने यहाँ से देखा है कि जो एस्ट्रोजन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में काम कर रहा है और एफएसएच की जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट कर रहा है, तो सप्रेस करता है डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। वहीं प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट कर रहा है एलएच को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, थस प्रिवेंट ओव्यूलेशन, जो आपका ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रहा है यहाँ पर। तो ये आपने देखा है ओव्यूलेशन जो यहाँ से आपका होना था, और इसके साथ साथ जो आपकी स्पर्म की एंट्री है उसको भी ये ब्लॉक करता है, मेक म्यूकस लेस सुटेबल फॉर पैसेज ऑफ स्पर्म। तो ये आपका पॉइंट है। और इसके साथ साथ एंडोमेट्रियम को इस तरह से ये अल्टर करते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन जो है ना हो, जो आपका यूट्रस में होना था वहां पर जो है इम्प्लांटेशन आपका ना हो। तो ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि इन हार्मोन्स के ऊपर बेस है। इसके साथ साथ इंटरफेयर करता है सर्विक्स, यूट्रस और आपका फैलोपियन ट्यूब्स पे। आई होप कि आपको ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका सब कुछ है कि नेगेटिव फीडबैक से आपका काम हो रहा है और कहाँ कहाँ काम होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इफेक्टिवनेस देखिए, अगर कोई वुमेन इस कंबाइंड कंट्रासेप्टिव पिल को लेती है तो उसमें 0.3 प्रेगनेंसी होती है 100 में से, अगर वो प्रॉपर तरीके से उसने उसे लिया है। अगर बीच में मिस हुई है, डोज दोबारा शुरू की है, तो उसमें आपकी 8 प्रेगनेंसी रही है 100 वुमेन्स में से। तो इसमें से आपका ये कि उसने प्रॉपर तरीके से ये डोज नहीं ली है, क्योंकि रोज की आपकी एक डोज होती है और बीच में से कोई भूल जाता है या फिर एक गैप आ जाता है तो उसमें आप देखेंगे 8 प्रेगनेंसी पर 100 वुमेन रही है। नहीं तो जिसने परफेक्ट लिया है तो 0.3, और 0.3 आई थिंक एक भी प्रेगनेंसी का केस ऐसा नहीं है। तो हम देखें आगे कब स्टार्ट करना चाहिए। तो कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है इसको लेना आफ्टर 5 डेज मंथली ब्लीडिंग, यानी जैसे आपकी ब्लीडिंग होती है विमेंस में तो उसके 5 दिन बाद स्टार्ट किया जा सकता है। नॉन नीड ऑफ ए बैकअप मेथड। तो यहाँ पर बैकअप मेथड क्या है कि आप अगर इंटरकोर्स करती है कोई वुमेन तो एक और जो है कंट्रासेप्टिव मेथड जैसे कॉन्डोम का यूज किया जा सकता है या कुछ और जो है वो यूज किया जा सकता है, तो उससे हम यहाँ पर बैकअप मेथड कहते हैं। तो एटलीस्ट 7 डेज के बाद जो इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो इफेक्ट है वो आना आपकी बॉडी में शुरू हो जाता है।
मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ है तो आप इमीडिएटली विद इन 7 डेज जो है आप अपनी डोज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बैकअप मेथड की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और ये जो आपकी कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है ये लेस देन 6 मंथ, यानी कोई अगर ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है तो उसमें रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है 6 महीने से कम में। 6 महीने के बाद किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है और 6 महीने तक, यानी 6 महीने के बाद रिकमेंडेशन हो सकता है, उससे पहले ये नहीं दिया जाता है। तो ये आपकी फॉर्मुलेशन है, आपको थोड़ा सा और हेल्प मिलेगी। लिवोनगेस्ट्रॉल, एथेनाइल एस्ट्राडायोल विद फेरस फ्यूमेट। तो ये आपकी माला है, तो ये आशा सप्लाई और फ्री सप्लाई जो आपकी ये रहती है टीबीज में ऐड भी आती है। माला एंड कंटेन लिवोनगेस्ट्रॉल 0.15 mg और एथेनाइल एस्ट्राडायोल। तो इसमें आप देखेंगे 28 टैबलेट्स होती हैं, जिसमें आपकी 21 जो है हार्मोनल है और 7 जो है आपकी नॉन हार्मोनल, जो आपकी आयरन टैबलेट है फेरस फ्यूमेट की। तो ये आपका रहता है। तो एक वुमन कभी भी स्टार्ट कर सकती है कि बस उसे ये जो है कंफर्म्ड होना चाहिए कि वो जो है प्रेग्नेंट नहीं है, और ब्लीडिंग हुई है तो उसके वो 5 दिन बाद जो है स्टार्ट कर सकती है। वैसे अलग अलग डॉक्टर्स कोई 4 दिन बाद कहता है, लेकिन जो रेफरेंस है वो आपका 5 दिन का। हाउ टू टेक इट, तो कैसे लेना चाहिए। वन शुड बी टेकन एवरी डे इवन देर इज नो इंटरकोर्स अंटिल द पैकेट इज एम्प्टी। तो इंटरकोर्स नहीं हुआ तो तब भी ये चलता आपका रहेगा। और जनरली प्रेफर किया जाता है इस पिल को जो है आप सोते टाइम लें, जिस वजह से आपको नोजिया और जो वॉमिटिंग जैसे साइड इफेक्ट है वो आपको कम आएंगे। तो डिनर के बाद जनरली बताया जाता है। 28 पिल पैक है, जब एक पैक जो है आपका ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पैक लेना पड़ता है। और जो ब्लीडिंग ओकर्स होती है तो वो जो है ब्लीडिंग के टाइम पर रोक सकती है उस चीज़ को, और फिर दोबारा से कंटिन्यू किया जा सकता है। तो ये आपका रहता है। अगर ज़्यादातर वुमेन्स को जब भी कोई हार्मोनल टैबलेट दी जाती है तो वॉमिटिंग होती है, तो अगर वॉमिटिंग हो जाती है और वो टैबलेट बाहर निकल जाती है तो उसके बाद उसे दोबारा से कंटिन्यू करना है एज शेड्यूल से। तो अगर वॉमिटिंग होती है तो पहले तो वो अनदर पिल ले जो वॉमिटिंग में बाहर निकली है उसके रिप्लेस पे, और जो है चलता रहे। अगर इसमें कोई वुमेन जो है भूल जाती है, जैसे एक दिन नहीं लिया है, 2 दिन नहीं लिया है, तो उसे नेक्स्ट दिन जो है 2 टैबलेट लेनी पड़ती है। लेकिन 3 से ज़्यादा दिन मिस हुए हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि वो 3 टैबलेट एक ही दिन में ले ले। 2 तक का रहता है कि 2 टैबलेट मिस हुई हैं तो वो 2 दिन में एक ही टाइम पे 2 टैबलेट ले सकती है नेक्स्ट दिन, पिछला कवर अप करने के लिए। तो ये सारा रहता है। साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो मैं जनरली इसी बात पे फोकस कर रहा था कि आपका जो है ये सारी चीज़ें जो हैं साइड इफ़ेक्ट आपके रहेंगे। तो आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जिसमें हार्मोनल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इरेगुलर और अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग ये होता है कि कभी आपको पीरियड्स हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, या कभी आपको 14 डेज में ही पीरियड हो रहे हैं, तो ये सारे आपके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। ऑर्डिनरी हेडेक ये रहता है, तो इसके लिए आप जो है सपोर्टिव थेरेपी ले सकते हैं। इसमें भी आपकी सपोर्टिव थेरेपी रहती है, जो आपका ट्रांसजेमिक एसिड है तो वो आपका रहता है। उसके साथ साथ आप आइबुप्रोफेन जो है या फिर आपका मीफेनेमिक एसिड, तो ये सारी आपकी सपोर्टिव थेरेपी रहती है। नोजिया और डिजीनेस को प्रिवेंट करने के लिए जनरली जो है रात को ये कहा जाता है लेने के लिए। ब्रेस्ट टेंडरनेस, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, तो इसमें जनरली फीमेल्स को एक सपोर्टिव ब्रा यूज़ करने के लिए कहा जाता है, जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इंडिया का। वेट चेंजेस जो होता है जनरली इसमें वेट जो है वो बढ़ता ही है, जो वुमेन है उसका। जनरली आप देखेंगे जो सफ़र करती हैं गर्ल्स या फीमेल्स पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से, पीसीओडी से, तो उसमें भी जो है वेट चेंजेस आते हैं और ऑलमोस्ट जो है उनमें वेट इंक्रीज ही रहता है। मूड चेंजेस और चेंज इन सेक्स ड्राइव, तो ये भी रहता है क्योंकि हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, तो हार्मोन्स का लेवल कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है या मेंटेन रह रहा है, तो उसकी वजह से ये सब आपका रहता है। एक्ने होता है, ये कॉमन साइड इफेक्ट है कि जो वुमेन्स लेती हैं तो उनका चेहरा जो है एक थोड़ा सा ऑयली भी रहता है, एक्ने भी रहते हैं, और एक टैनिंग टाइप जो फेस हो जाता है उस तरह का जो आप रहता है। आपको अलग से अगर आपने कुछ पेशेंट्स को देख लिया है जो ऐसा, पेशेंट तो नहीं कहूँगा, कुछ फीमेल्स को आपने देखा है जो ऐसा कंटिन्यू टैबलेट्स ले रही हैं, तो उनके चेहरे पर आपको ये साफ साफ जो है नज़र आ जाता है कि टैनिंग है, ऑयली फेस है या एक्ने है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक जनरल साइड इफ़ेक्ट में नज़र आ जाती है। अगर हम बात करें तो ये इंडिया में एक मुंबई का सर्वे है जिसमें आप नॉन यूज़र्स देखेंगे तो 46% है,
एनी ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें क्या होता है कि कुछ आप मुस्लिम कम्युनिटी में देखते हैं, या फिर क्या होता है कि स्पर्म इजैकुलेशन के टाइम पे पेनिस को बाहर निकाल लिया जाता है आपके वेजाइना से, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर नहीं जाता है, तो आपका कंट्रासेप्टिव एक मेथड है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसमें आपका रहता है, या आपका जो है जब आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है उस टाइम पर इंटरकोर्स किया जाता है, तो ये आपके कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। कॉन्डोम का यूज देखेंगे तो आपका 6% है, जनरली ये बढ़ रहा है क्योंकि ये एक सेफ यूज है। IUCD डिवाइसेस देखेंगे तो आपका उसका 2% है, पिल देखेंगे 4%। तो इसको यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है अब हो गया होगा, क्योंकि ये सर्वे जो है ये बहुत पुराना है। मेल स्टरलाइजेशन 1% जो आपका रहा था, और फीमेल स्टरलाइजेशन 34%। तो आप देखेंगे तो ये एक बड़ा पोर्शन है। तो ये आपका कंट्रासेप्टिव पिल का यूज है मुंबई के, यानी इंडिया के सिटी में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो रहेगा आपका ये ओनली प्रोजेस्टेरोन, जिसमें आपका सिंथेटिक एनालॉग जो है हम यूज करेंगे। लेवोंगेस्ट्रोल जो है आपका अकेला रहेगा। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, या नेक्स्ट आपकी वीडियो रहेगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।